हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूनिट 2 के बारे में, जो कि वन शॉट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंट टाइप्स, लेवल्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ टेस्टिंग। हमें टेस्टिंग के टाइप्स, लेवल्स और स्ट्रेटेजीज देखनी है। सेकेंडली हम बात करेंगे कॉस्मिक फुल फंक्शन पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज होते हैं। थर्ड हम बात करेंगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के बारे में और उनके बीच डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, देन आता है हमारा कोकोमो मॉडल। ठीक है, डिटेल में हम देखेंगे कि कोकोमो मॉडल क्या होता है। उसके बाद है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये होते क्या है एक्चुअली, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। लास्ट के दो क्वेश्चंस हैं हमारे, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल और एजाइल मेथोडोलॉजीज। ठीक है, तो दोनों चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। सो इस वीडियो में इतने टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स, लेवल्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, मतलब टेस्टिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या लेवल्स होते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है हमारा मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग में हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी कि यूएटी। अब एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग क्या होती है? अलाउज टेस्टर्स टू एक्सप्लोर द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड इश्यूज। मतलब कि ये टेस्टर्स को अलाउ करता है। ये देखो मैनुअल टेस्टिंग के पार्ट हैं तीनों। ठीक है, तो इसमें जो भी चीजें होंगी वो मैनुअली ही की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेस्टर होते हैं हमारे, वो ओवरऑल एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, जितना उनको नॉलेज होती है एप्लीकेशन के बारे में, और उसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करते हैं उन इश्यूज को जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब कि पता नहीं होता पहले से कि ये भी इश्यूज आ सकते हैं, वो अनएक्सपेक्टेडली अकर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, जिसमें एक्सप्लोर करके किया जाता है टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी यूजेबिलिटी टेस्टिंग। एंश्योर द एप्लीकेशन मीट यूजर एक्सपेक्टेशन एंड प्रोवाइड्स अ गुड यूजर एक्सपीरियंस विच इज क्रिटिकल फॉर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस। मतलब कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारी मैनुअल टेस्टिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करके देखते हैं कि क्या वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है, जो यूजर की एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा या फिर नहीं करेगा, गुड यूजर एक्सपीरियंस देगा या फिर नहीं देगा। ठीक है, और यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट होने का, क्योंकि अगर यूजर की नीड फुलफिल नहीं हो रही तो प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत बहुत मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटी। ठीक है, इन्वॉल्व्स एंड यूजर टेस्टिंग द एप्लीकेशन, कंफर्म इट मीन्स देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट बिफोर फाइनल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब क्या है इसका, यहां पे हमारे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, जहां पे एंड यूजर जो है वो एप्लीकेशन को टेस्ट करता है। ठीक, कंफर्म करता है कि क्या ये एप्लीकेशन हमारी फाइनल डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी हो गई है। मतलब कि जो हमारा यूजर होगा वो टेस्ट करेगा। ठीक है, मतलब हम यूजर को देंगे कि आप टेस्ट करके देखिए, यूजर टेस्ट करेगा एप्लीकेशन को और वो कहीं कंफर्म करेगा कि हाँ उनकी सारी नीड्स फुलफिल हो रही है। ठीक है, अगर उनकी सारी नीड फुलफिल हो रही है तो फाइनल डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोमेटेड टेस्टिंग। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग। अब ऑटोमेटेड में रिग्रेशन टेस्टिंग आती है सबसे पहले हमारी। ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ रीटेस्टिंग टू एंश्योर न्यू चेंजेस डोंट डिसरप्ट एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एंड क्वालिटी। मतलब कि ये रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। बेसिकली रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर होता क्या है, जितने भी रीटेस्टिंग के काम होते हैं, ठीक है, मतलब कि अगेन एंड अगेन नए नए चेंजेस करते जाना, उसके बेसिस पे टेस्ट करते जाना, तो उनको ये ऑटोमेट कर देता है। मतलब वो चीजें मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो चीजें हो जाएंगी। जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर में चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर हमारा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आता है रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इवैल्यूएट द सिस्टम्स परफॉर्मेंस अंडर लोड, एंश्योरिंग इट मीट्स परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आउटलाइंड इन द प्रोजेक्ट प्लान। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब है कि परफॉर्मेंस पे हमको एक लोड देना है। ओवरऑल सिस्टम हमारा जिस भी चीज के लिए डिजाइन है उस पर एक लोड देना है, यानी कि उससे वो चीजें करवानी है जिसके लिए वो डिजाइंड है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है हमारे सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो वो होती है हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा
इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? ऑटोमेट्स द टेस्टिंग ऑफ कंबाइंड कंपोनेंट्स टू इंश्योर दे वर्क टुगेदर एज एक्सपेक्टेड, क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाइंग इंटीग्रेशन इश्यूज अर्ली। देखो, अब एक कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कई सारे अलग अलग आपके पास फंक्शनैलिटीज होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम उन सारी फैसिलिटीज को एक साथ इंटीग्रेट करके टेस्ट करवाते हैं और ये देखते हैं कि उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है म्यूचुअली, कि वो म्यूचुअली एक साथ काम कर पा रहे हैं, एक साथ फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जितने भी इंटीग्रेशन इश्यूज हैं उनको हम अर्ली डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। तो मतलब अगर टेस्टिंग के टाइप्स की बात करें तो एक हो गई हमारे पास मैनुअल टेस्टिंग और एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग, दोनों में 3 टाइप्स हमने आपको पढ़ा दिए। नेक्स्ट आता है हमारा लेवल्स ऑफ टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लेवल्स क्या होते हैं टेस्टिंग के? सबसे पहला आता है यूनिट टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर सिस्टम टेस्टिंग। आगे भी देखेंगे और भी लेवल्स हो सकते हैं यहाँ पे हो, ठीक है। सो यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? एंश्योर्स इंडिविजुअल कंपोनेंट फंक्शन करेक्टली, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिफेक्ट्स इन लेटर स्टेजेस, टिपिकली इंटीग्रेटेड इनटू द डेवलपमेंट फेज, प्रमोटिंग अर्ली डिटेक्शन ऑफ इश्यूज एंड रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट रिस्क। मतलब कि पहला पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी देखी जाती है कि वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। यूनिट टेस्टिंग का मतलब ही है कि एक यूनिट लेंगे और उस एक यूनिट की फंक्शनैलिटी चेक करेंगे कि वो प्रॉपर काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा, क्योंकि अगर हर एक यूनिट फंक्शन सही से काम करेगा तो उसके बाद ही ओवरऑल इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर हमारा सही से काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फोकस ऑन द इंटरैक्शन बिटवीन इंटीग्रेटेड यूनिट्स और कंपोनेंट्स एंश्योरिंग द वर्क टुगेदर एज इंटेंडेड। मतलब कि ये क्या करता है? ये फोकस करता है कि जितना भी हमारे इंटीग्रेटेड यूनिट्स हैं, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं जिनको इंटीग्रेट किया गया है, वो एक साथ सही से काम करें, ठीक है। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इंटरफेस डिफेक्ट्स विच कैन बी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल्स। ये हमारी हेल्प करते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि इंटरफेस पे क्या कोई डिफेक्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट शेड्यूल्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग। कंडक्टेड ऑन अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम टू इंश्योर इट मीट्स द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। मतलब कि एक कंप्लीट और इंटीग्रेटेड सिस्टम पे एक बार हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीटली तैयार हो गया, फिर उसकी सिस्टम टेस्टिंग होती है, क्या वो सिस्टम पे सही से काम कर रहा है, ठीक है। वैलिडेट द सिस्टम्स कंप्लायंस विद फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अलाइनिंग विद द प्रोजेक्ट स्कोप एंड गोल। अब प्रोजेक्ट के स्कोप और गोल्स के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम जो है वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे सही से काम करे, ठीक है। यही इंश्योर करने का काम होता है हमारे सिस्टम टेस्टिंग के अंदर, ठीक है, वैलिडेट करता है इसको बेसिकली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है? द फाइनल लेवल ऑफ टेस्टिंग बिफोर डिप्लॉयमेंट इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर मीट बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड इज रेडी फॉर रिलीज। एक्सेप्टेंस मतलब कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो एक्सेप्ट करें, उसके लिए एक टेस्टिंग फाइनल परफॉर्म कराई जाती है, फाइनल टेस्टिंग परफॉर्म कराई जाती है डिप्लॉयमेंट करने से पहले, जो ये बताती है कि हमारा सॉफ्टवेयर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल कर रहा है और अब रिलीज करने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। इन्वॉल्व्स स्टेक होल्डर्स एंड एंड यूजर्स प्रोवाइडिंग अ फाइनल वेरिफिकेशन स्टेप बिफोर प्रोजेक्ट क्लोजर। मतलब कि यहाँ पे स्टेक होल्डर या फिर जो हमारे एंड यूजर्स हैं वो फाइनल वेरिफिकेशन देते हैं कि ठीक है, आपका प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और उसके बाद ही प्रोजेक्ट को क्लोज किया जाता है, ठीक है। स्ट्रैटेजीज ऑफ टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आती है हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? फोकस ऑन टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज विदाउट लुकिंग एट द इंटरनल कोड स्ट्रक्चर, एंश्योर्स द सॉफ्टवेयर मीट यूजर एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट अलाइनिंग विद द प्रोजेक्ट गोल्स। मतलब कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली कोड को नहीं टेस्ट करता है, ठीक है। कोड का स्ट्रक्चर कैसा भी हो उसे उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस चाहिए कि उसका काम होना चाहिए, यानी फंक्शनैलिटी जो है सॉफ्टवेयर की वो सही से काम करनी चाहिए, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर के एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करे और जो प्रोजेक्ट के एक्चुअल गोल्स थे उनको फुलफिल करे, ठीक है। ये होती है हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट आती है हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इन्वॉल्व्स टेस्टिंग इंटरनल स्ट्रक्चर वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन। मतलब कि इंटरनली हमारा जो एप्लीकेशन है वो कैसे काम कर रहा है, ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का काम होता है, ठीक है। देखो, अब इंटरनल कोड स्ट्रक्चर को कौन टेस्ट कर रहा है? व्हाइट बॉक्स, ठीक है। और कौन उसको मिस कर रहा है, फंक्शनैलिटी पे ध्यान दे रहा है? ब्लैक बॉक्स, ठीक है। तो याद रखना। helps in thorough testing of complex algorithm and critical sections of the code ensuring high quality deliverables। बेसिकली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमारी हेल्प करता है
थॉरो टेस्टिंग में कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम हमारे सिस्टम के अंदर काम कर रही हैं, ठीक है, जितने भी क्रिटिकल सेक्शंस हैं कोड के जिनको समझना ईजी नहीं होता है, उन सब चीज़ों की टेस्टिंग होती है हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग की हेल्प से, जिससे कि हमारे जो डिलीवरेबल्स की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर की इंटरनल कोड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आता है। अब देखो याद कैसे रखोगे, ब्लैक बॉक्स एम्प्टी बॉक्स समझ लो कि ठीक है, अंधेरा है उसके अंदर इसलिए वो ब्लैक बॉक्स है। वाइट बॉक्स के अंदर उजाला है, काफ़ी ज़्यादा रोशनी है इसलिए वो वाइट बॉक्स है। अब जिसके अंदर उजाला होगा, ठीक है, जिसके अंदर लाइट होगी, जो वाइट होगा, वहां पे आपको चीज़ें ईजिली दिख जाएंगी अंदर, ठीक है। जो ब्लैक होगा अंदर से, उसमें अंदर चीज़ें आपको ईजिली नहीं दिखेंगी। तो जो चीज़ें अंदर ईजिली नहीं दिखती वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आती है, यानी कि वहाँ पे इंटरनल कोड्स की चेकिंग नहीं होती, वहाँ सिर्फ बाहर से फंक्शनैलिटीज़ देखी जाती हैं। व्हाइट बॉक्स के अंदर फंक्शनैलिटीज़ तो देखी जाती हैं, साथ ही साथ इंटरनल कोड ज़्यादा अच्छे से एनालाइज किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स जो अंदर अवेलेबल हैं हमारे सॉफ्टवेयर के, वो चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप लोग कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। अब ये क्या चीज़ है? combines black box and white box testing techniques providing a balanced approach to testing। बेसिकली ये ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स को कंबाइन करता है और एक बैलेंस अप्रोच प्रोवाइड करता है टेस्टिंग की, ठीक है। एंश्योर्स बोथ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स आर टेस्टेड एनहांसिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट क्वालिटी। ये इंश्योर करता है कि दोनों ही चीज़ें अच्छे से टेस्ट हो जाएं, ठीक है, मतलब कि आउटर फंक्शंस जो है हमारी, साथ ही साथ इंटरनल कोड जो है हमारे, वो दोनों चीज़ प्रॉपर्ली टेस्ट और प्रॉपर्ली काम करें, जो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट की क्वालिटी को भी इन्हांस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है? इन्वॉल्व्स रिव्यू द कोड रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड। ये क्या करती है? ये कोड के गो थ्रू करती है, ठीक है, कोड को समझती है, कोड को टेस्ट करती है, रिक्वायरमेंट्स और डिजाइन देखती है, डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, और बिना कोड को एग्जीक्यूट किए जो बेसिक टेस्टिंग होती है वो हमारी स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर आती है, ठीक है। हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स रिड्यूसिंग रीवर्क एंड प्रोजेक्ट डिलेज। ये क्या करती है? जल्दी से बिफोर हैंड डिटेक्ट कर लेती है जो हमारे इश्यूज या डिफेक्ट्स आने वाले होते हैं, यानी कि जैसे कि अगर प्रोजेक्ट आगे चल के हमारा किसी भी तरह का डिफेक्ट शो करने वाला है तो उनको ये अर्ली डिटेक्ट कर लेती है, पहले ही डिटेक्ट कर लेती है। साथ ही साथ वो डिफेक्ट होने की वजह से जो दोबारा रीवर्क करना पड़ेगा वो अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब अर्ली डिटेक्शन यहाँ पे काम करता है स्टैटिक टेस्टिंग की वजह से, जिस वजह से वो रीवर्क भी रिड्यूस होता है और प्रोजेक्ट डिले होने से बच जाता है, ठीक है। डायनामिक टेस्टिंग इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग द कोड एंड चेकिंग द सॉफ्टवेयर बिहेवियर। ये बेसिकली हेल्प करता है हमारे कोड को चेक करने में, ठीक है, और किस तरीके से सॉफ्टवेयर हमारा बिहेव कर रहा है। एंश्योर्स द एप्लीकेशन बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज वैलिडेटिंग प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। मतलब कि ये इंश्योर करता है कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो सही से काम करे, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अकॉर्डिंग काम करे, और प्रोजेक्ट के जो डिलीवरेबल्स हैं, यानी कि जो हमें फाइनल आउटपुट देना है, वो वैलिडेटेड हो, वो प्रॉपरली डिलीवर हो, वो सही डिलीवर हो, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें काम करें, ठीक है। रिस्क बेस्ड टेस्टिंग प्रायोरिटाइज टेस्टिंग बेस्ड ऑन द रिस्क फेलियर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मतलब कि टेस्टिंग को प्रायोरिटाइज करना इस बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे, ठीक है, कि किस बेसिस पे हमारे रिस्क फेलियर अकर हो सकते हैं या फिर उन रिस्क का क्या इम्पैक्ट हो सकता है प्रोजेक्ट पे, उसके बेसिस पे हमारे जो टेस्टिंग होती है उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है रिस्क बेस्ड टेस्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर, ठीक है। Ensures critical functionalities are tested thoroughly, reducing the project risk and increasing confidence in software's reliability। मतलब क्या है इसका? कि जो हमारा क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ हैं प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो अच्छे से टेस्ट हो जाएं, ठीक है, जो हमारे प्रोजेक्ट के रिस्क हैं वो रिड्यूस कर दिए जाएं, साथ ही साथ हमारे सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी बढ़ा दी जाए, मतलब सॉफ्टवेयर हमारा जो परफॉर्मेंस देगा एंड ऑफ द डे वो बहुत ही इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग टाइप में भी आ रहा था हमारा और स्ट्रैटेजी भी है, ठीक है। रीटेस्ट प्रीवियसली टेस्टेड कोड्स फंक्शनैलिटीज आफ्टर चेंजेस टू एंश्योर दे स्टिल वर्क एज एक्सपेक्टेड। बेसिकली रीटेस्ट करना होता है यहाँ पे जितने भी हमारे प्रीवियसली टेस्टेड फंक्शनैलिटीज वगैरह होते हैं, ठीक है, सो दैट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया गया था, ठीक है। क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी को मेंटेन करना ओवरऑल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के टाइम, ठीक है। मॉडल बेस्ड टेस्टिंग यूजेस मॉडल्स टू रिप्रेजेंट द डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एंड जनरेट टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन दीज मॉडल्स। मतलब कि यहाँ पे
मॉडल्स का यूज किया जाता है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि सिस्टम किस तरीके से हमारा बिहेव कर रहा है और उसी के बेसिस पर टेस्ट केसेस को जनरेट किया जाता है, ठीक है। एंश्योर्स कॉम्प्रहेंसिव टेस्टिंग कवरेज अलाइनिंग विद प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये एंश्योर करता है कि हमारा जो सिस्टम की टेस्टिंग है वो कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हो, मतलब ओवरऑल हर चीज की कंबाइंड तरीके से टेस्टिंग हो जाए, ठीक है। अलाइनिंग विद प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स थे, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के गोल थे, रिक्वायरमेंट थी, वो सारी चीज़ें भी प्रॉपरली टेस्ट हो जाए कि हमारा प्रोजेक्ट उस अकॉर्डिंग काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे एंड होता है, ठीक है। इतना ही है इसके अंदर, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है। 15 मिनट लग गए क्वेश्चन डिस्कस करने में, बट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि उस क्वेश्चन से 30 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो, जैसे कि लेवल्स, ठीक है। लेवल्स का एक डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है कि लेवल्स कौन कौन से होते हैं टेस्टिंग के अंदर। एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। इसलिए मैंने उस तीनों चीज़ों को एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर करवा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आउटलाइन कॉस्मिक फुल फंक्शन पॉइंट्स फॉर सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब कि कॉस्मिक फुल फंक्शन पॉइंट क्या होता है जो कि सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। तो कॉस्मिक का मतलब क्या है? कॉमन सॉफ्टवेयर मेजरमेंट इंटरनेशनल कंसोर्टियम, ठीक है। फुल फंक्शन पॉइंट इज अ मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विच हेल्प्स इन कॉस्ट एस्टिमेशन। बेसिकली कॉस्मिक का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन सॉफ्टवेयर मेजरमेंट इंटरनेशनल कंसोर्टियम। इसका यूज किस लिए किया जाता है? ये एक ऐसा मेथड होता है जिसका यूज करके ओवरऑल साइज या फिर कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, जो कि एंड ऑफ द डे हेल्प करेगा कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक। की स्टेप्स इन्वॉल्व इन कॉस्मिक फुल फंक्शन पॉइंट। अब की स्टेप कौन कौन से होते हैं हमारे कॉस्मिक फुल फंक्शन पॉइंट के अंदर? तो सबसे पहला आता है आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब कि डिफाइन द बाउंड्री, डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन द सॉफ्टवेयर बीइंग मेजर्ड एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब सबसे पहले क्या करना होगा? स्कोप आइडेंटिफाई करना होगा। तो आइडेंटिफाई स्कोप करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले काम है हमें बाउंड्री डिफाइन करना, ठीक है। बाउंड्री का क्या मतलब होता है? डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन द सॉफ्टवेयर बीइंग मेजर्ड एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सॉफ्टवेयर की जो मेजरमेंट है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके बीच में एक बाउंड्री को डिटरमाइन करना, यही होता है डिफाइन द बाउंड्री, ठीक है। देन आता है हमारा आइडेंटिफाई फंक्शनल यूजर्स, रिकॉग्नाइज द एंटिटीज इंटरैक्टिंग विद द सॉफ्टवेयर यूजर्स एक्सटर्नल सिस्टम्स, ठीक है। मतलब कि हमें अब क्या करना है? हमें रिकॉग्नाइज करना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, यूजर्स हैं, एक्सटर्नल सिस्टम्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ इंटरैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द फंक्शनल प्रोसेस। अब एक बार हमें स्कोप मिल गया सॉफ्टवेयर का, फिर हमें फंक्शनल प्रोसेस को डिफाइन करना होता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द फंक्शनल यूजर रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग ऑल फंक्शनल प्रोसेस द सॉफ्टवेयर मस्ट परफॉर्म। यहाँ पे हम उन सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, ठीक है, और सारे फंक्शनल प्रोसेस को देखते हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर रिक्वायर्ड और सॉफ्टवेयर हमारा परफॉर्म करने वाला है। अ फंक्शनल प्रोसेस इज अ सेट ऑफ डेटा मूवमेंट नेसेसरी टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। फंक्शनल प्रोसेस क्या होता है? डेटा के मूवमेंट का एक सेट होता है कि मतलब डेटा किस तरीके से मूव कर रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या ट्रांसमिशंस हो रहे हैं डेटा के हमारे, जो कि स्पेसिफिक गोल को रीच करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजर डेटा मूवमेंट्स। अब डेटा के मूवमेंट को मेजर कैसे किया जाता है? एंट्री ई, सबसे पहले आता है एंट्री ई, डेटा एंटरिंग द सिस्टम फ्रॉम द फंक्शनल यूजर। अब फंक्शनल यूजर जो हमारा यूजर है उसकी हेल्प से जो डेटा सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है वो हमारा एंट्री में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्जिट एक्स। एग्जिट का क्या मतलब है? डेटा लीविंग द सिस्टम टू अ फंक्शनल यूजर। अब जो डेटा हमारा सिस्टम को लीव कर रहा है वो है हमारा एग्जिट, ठीक है, एक्स। फिर आता है हमारा रीड आर, डेटा बीइंग रीड फ्रॉम अ परसिस्टेंट स्टोरेज बाय द सिस्टम। अब सिस्टम के अंदर स्टोरेज के अंदर से जो डेटा रीड हो रहा है वो रीड आर के अंदर आता है। राइट डब्ल्यू, राइट का मतलब क्या है? डेटा बीइंग रिटन टू परसिस्टेंट स्टोरेज बाय द सिस्टम। अब सिस्टम जिस डेटा को राइट कर रहा है स्टोरेज के अंदर वो आता है हमारा राइट डब्ल्यू के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट, CFP। कैसे कैलकुलेट किया जाता है कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट, ठीक है। फॉर ईच फंक्शनल प्रोसेस काउंट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ डेटा मूवमेंट। अब हर एक फंक्शनल प्रोसेस के लिए कितने तरह के डेटा मूवमेंट हो रहे हैं उनको काउंट करना होता है, ठीक है। जैसे कि EXRW ये चारों हो रहे हैं, ठीक है। सम द डेटा मूवमेंट टू गेट द टोटल CFP फॉर ईच फंक्शनल प्रोसेस। अब इनको सम करना है ताकि ओवरऑल हमें CFP मिल सके, ठीक। Add the CFPs of all functional process to get the total CFP for the software। अब हर एक फंक्शनल प्रोसेस के CFP को आप ऐड कर दोगे तो आपको ओवरऑल सॉफ्टवेयर का CFP यानी कि कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, समझ आ गई बात।
आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारा अप्लाई कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर्स। कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट ऑप्शनली एडजस्ट द CFP बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एनवायरमेंट एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्ट करनी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्ट करने का तरीका क्या होता है, जो हमारे CFP है हमारे बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सिटी पे बेस्ड है। ठीक है, देखो ऐसे भी तो फंक्शंस होंगे जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, उन पे बेस्ड जो CFP आए हैं हमारे, यानी कि कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट्स आए हैं, उनको हमें एडजस्ट करना होता है ताकि हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। ठीक है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं। कंसीडर फैक्टर्स लाइक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा। हम इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर के अंदर हमारे परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी और डेटा कम्युनिकेशन जैसी चीजें आती हैं। ठीक है, यूज CFP फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मॉडल के अंदर अगर हम CFP की बात करें कॉस्ट एस्टिमेशन में, तो यूज द टोटल CFP एज एन इनपुट टू कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल टू प्रेडिक्ट एफर्ट, टाइम एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड। मतलब कि एस्टिमेशन मॉडल का सिंपल सा मतलब है कि CFP का यूटिलाइजेशन करना ओवरऑल कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए, कितना टाइम लगेगा उसको एस्टिमेट करने के लिए, एफर्ट को एस्टिमेट करने के लिए, और क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उनको एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, एक्सप्लेन देयर डिफरेंस विद एन एग्जांपल। सो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो डिफरेंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले वेरिफिकेशन देख लेते हैं, होता क्या है एक्चुअली में। वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मीट द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन स्पेसिफिकेशंस। मतलब कि वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये चेक किया जाता है कि क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना हुआ है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, इट इज कंसर्न्ड विद द करेक्टनेस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज दैट एंश्योर्स द प्रोडक्ट इज बीइंग बिल्ट करेक्टली। मतलब कि ये इस चीज को लेके फोकस रहता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ओवरऑल जो डेवलपमेंट प्रोसेस है हमारे प्रोजेक्ट का वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज इसके अंदर हुई है, ठीक है, वो सारी चीजें सही होनी चाहिए और जो प्रोडक्ट है हमारा वो सही से बना होना चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन एंश्योरिंग द प्रोडक्ट इज बिल्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड। मतलब कि इसका मेन फोकस रहता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही बना हो। ठीक है, वेरिफिकेशन आंसर्स द क्वेश्चन आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। मतलब कि वेरिफिकेशन बस एक चीज बताता है कि क्या हम प्रोडक्ट सही बना रहे हैं, जो हमने डिसाइड किया था क्या हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हमारा वेरिफिकेशन का क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक्टिविटीज की बात की जाए तो रिव्यूज, एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, टू एंश्योर स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस आर फॉलोड। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया जाता है प्रोजेक्ट के अंदर हमारे कि क्या किस तरीके के उसके स्टैंडर्ड है, क्या उसकी गाइडलाइंस है और उसके अकॉर्डिंग चीजें फॉलो हो रही हैं या फिर नहीं। तो इस तरीके से रिव्यू होता है सबसे पहला पॉइंट। सेकंड एक्टिविटी होती है हमारी वॉक थ्रू, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस चल रहा है, क्या हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में चीजें हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप, वो हमारा वॉक थ्रू में आता है। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शंस, फॉर्मल इवैल्यूएशन ऑफ वर्क प्रोडक्ट बाय अ टीम। किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है, किस तरीके से प्रोडक्ट के अंदर काम चल रहा है हमारा, एक प्रॉपर टीम होती है जो फॉर्मल इवैल्यूएट करती है, यानी कि प्रॉपर्ली उसको इवैल्यूएट करती है, इंस्पेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस का मतलब एनालाइजिंग द कोड विदाउट एग्जीक्यूटिंग इट टू फाइंड डिफेक्ट्स और इंश्योर एडहेरेंस टू कोडिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब कि कोड को इस तरीके से एनालाइज करना बिना कोड को एग्जीक्यूट कराए जिससे कि डिफेक्ट उसमें पता चल जाए, जिससे कि आगे चल के कोडिंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, तो ये स्टैटिक एनालिसिस होती है। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन एग्जांपल। वेरिफिकेशन के एग्जांपल की बात करें तो ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन फेज द टीम कंडक्ट रिव्यूज एंड इंस्पेक्शंस ऑफ द डिजाइन डॉक्यूमेंट्स एंड सोर्स कोड। ठीक है, मतलब कि वेरिफिकेशन फेज में एक टीम है वो कंडक्ट करती है रिव्यूज, इंस्पेक्ट कराती है डिजाइन को, ठीक है, और डॉक्यूमेंट और सोर्स कोड जो हमारा है उन सब चीजों को इंस्पेक्ट कराती है। ठीक है, दे एंश्योर दैट, वो एंश्योर करते हैं द डिजाइन डॉक्यूमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द लाइब्रेरीज इन्वेंटरी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लाइब्रेरी इन्वेंटरी मैनेजमेंट का है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारी टीम होगी वो क्या देखेगी, वो ये देखेगी कि जो डिजाइन डॉक्यूमेंट है वो एक्यूरेटली हमारे लाइब्रेरी इन्वेंटरी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। नेक्स्ट वो क्या चेक करेंगी, द कोड फॉलोज कोडिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन। जो हमारा कोड है प्रोजेक्ट के अंदर वो कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऑल स्पेसिफाइड फंक्शंस एग्जांपल एडिंग अपडेटिंग एंड डिलीटिंग बुक्स आर करेक्टली इंप्लीमेंटेड इन द कोड। मतलब कि अब बुक्स को ऐड करना, अपडेट करना या फिर डिलीट करना, ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं हमारे वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं कोड में या फिर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमारी वेरिफिकेशन के अंदर आ गई। अब वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मीट द यूजर्स नीड एंड रिक्वायरमेंट। वैलिडेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो चेक करता है कि क्या हमारे प्रोडक्ट जो है वो यूजर की नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है। देखो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में। वेरिफिकेशन क्या कहता है कि जो हमने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। बट वैलिडेशन क्या कहता है कि क्या जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट है वो यूजर की नीड को फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है। इट एंश्योर्स द फाइनल प्रोडक्ट बिहेव एज एक्सपेक्टेड इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो एंड सेटिस्फाइज द इंटेंडेड यूज एंड रिक्वायरमेंट। मतलब कि ये इंश्योर करता है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में भी एक्सपेक्टेड तरीके से काम करे, यानी सही से काम करे और जितनी भी उसकी यूज और रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। वैलिडेशन आंसर्स द क्वेश्चन आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, ठीक है। देखो बहुत छोटू सा डिफरेंस यहां पे आपको दिख रहा होगा। वेरिफिकेशन में क्वेश्चन क्या था? आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, और वैलिडेशन क्या कहता है? आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। मतलब वेरिफिकेशन ये कहता है कि क्या जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो सही से बना रहे हैं, वैलिडेशन ये कहता है क्या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं, ठीक है। वो बनाने के तरीके को बताता है वेरिफिकेशन, और वैलिडेशन बनाने के कारण को बताता है, ठीक। इससे ज्यादा हिंदी में भाई मैं नहीं समझा सकता। फोकस ऑन एंश्योरिंग द प्रोडक्ट फुलफिल्स इट्स इंटेंडेड पर्पस एंड मीट यूजर रिक्वायरमेंट। ये फोकस करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बेसिकली फुलफिल करे जो भी नीड है उसकी और यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट करे। नेक्स्ट आता है एक्टिविटीज इन वैलिडेशन। अब वैलिडेशन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? सबसे पहले आती है हमारी अल्फा टेस्टिंग और सेकंड है हमारी बीटा टेस्टिंग। दोनों के बारे में आपको पता होगा। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है? जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेस्टिंग परफॉर्म कराई जाती है वो अल्फा टेस्टिंग होती है। जो एक्सटर्नली परफॉर्म कराई जाती है वो बीटा टेस्टिंग होती है। फटाफट से देख लेते हैं होता क्या है। Executing the software to final defect and ensure it meets user requirement. Example unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing, ठीक है। अल्फा टेस्टिंग के अंदर सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट किया जाता है फाइंड करने के लिए क्या क्या डिफेक्ट है उसके अंदर, और ये इंश्योर करने के लिए कि क्या वो यूजर रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अब अल्फा टेस्टिंग के अंदर हमारी यूनिट टेस्टिंग हो गई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई, सिस्टम टेस्टिंग हो गई, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गई, क्योंकि ये सारी टेस्टिंग हमारी इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कराई जाती है। जो सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे होते हैं वो लोग ही इस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी बीटा टेस्टिंग, रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर टू अ लिमिटेड ऑडियंस आउटसाइड ऑफ द डेवलपमेंट टीम फॉर रियल वर्ल्ड टेस्टिंग एंड फीडबैक्स। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी हमने बनाया है, जो भी हमने चीजें डेवलप की है, उसको हम कुछ लोगों तक पहुंचाएं जो हमारी टीम के नहीं है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, और वो उनको यूज कर सकें और उस अकॉर्डिंग उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम चीजों को यहाँ पे वापस से अपडेट कर सकें। ये होती है बीटा टेस्टिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। So next is example of validation. During the validation phase, the team performs various tests to ensure the software works correctly in practice. देखो जो validation phase होता है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमारी टीम है वो अलग अलग टेस्ट को सही से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। टू एंश्योर द सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली इन द प्रैक्टिस, ये इंश्योर करने के लिए कि जो सॉफ्टवेयर हमारा जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो करेक्टली काम करे जब हम उसको यूज करें, ठीक है, जब यूजर उसको यूज करे, ठीक है। They execute unit test to verify individual function work as intended. वो क्या करते हैं, ठीक है। अब इन लोगों का ये लोग करेंगे क्या? बेसिकली ये छोटी सी केस स्टडी की तरह देखो, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया और उसको अब वैलिडेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले टीम क्या करेगी? सबसे पहले टीम एग्जीक्यूट करेगी यूनिट टेस्ट को। यूनिट टेस्ट क्या करेंगे? उसके हर एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेंगे कि क्या हर एक फंक्शन सही से काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कंडक्ट इंटीग्रेशन टेस्ट टू एंश्योर डिफरेंट मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स क्या करते हैं? मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ काम कराते हैं। तो अब क्या करा जाएगा? अब इंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म कराया जाएगा ये देखने के लिए कि क्या हमारे फंक्शंस एक साथ अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द डेटाबेस एंड यूजर इंटरफेस वर्क टुगेदर सीमलेसली। एग्जाम्पल, दो चीजें यहाँ पे एक साथ काम करी, हमारा डेटाबेस और यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो यूआई और डेटाबेस हमारा सही से एक साथ फंक्शनैलिटी कर रहा है या नहीं, ये चीज सेकंड स्टेप में देखी जाती है। थर्डली क्या देखा जाएगा? परफॉर्म सिस्टम टेस्ट टू चेक एंटायर एप्लीकेशन फंक्शन करेक्टली इन अ सिमुलेटेड लाइब्रेरी एनवायरमेंट। देखो सिस्टम टेस्ट के अंदर अब कराया जाएगा। सिस्टम टेस्ट में मैंने बताया था क्या होता है, ओवरऑल प्रोजेक्ट को हमारे सिस्टम पे टेस्ट किया जाता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है। थ्रू दीज टेस्ट
They ensure the software meets the actual needs of the library and performs well in real world scenarios. अब इन टेस्ट के हेल्प से क्या होगा, वही जो लाइब्रेरी वाला हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट था जो हमने वेरिफिकेशन में देखा था, वही चीज़ वैलिडेशन के अंदर कंटिन्यू हुई है। तो अब क्या होगा, अब वो लोग इंश्योर करेंगे, जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है वो इंश्योर करेंगे कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअल लाइब्रेरी की जो नीड है उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है और सही से काम करेगा अगर रियल वर्ल्ड सिनारियोज के अकॉर्डिंग भी ये परफॉर्म करे तो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट कोकोमो मॉडल इन डिटेल। अब देखते हैं कोकोमो मॉडल होता क्या है। ठीक है, कोकोमो मॉडल और कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल is a software cost estimation model developed by Barry W. Boehm in 1981। ठीक है, बैरी डब्ल्यू बोएम एक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे होंगे या फिर कोई साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने 1981 में डेवलप किया था कोकोमो मॉडल को। ये एक सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल था जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को एस्टिमेट करने में हेल्प करता था। ठीक है, इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द कॉस्ट, एफर्ट एंड शेड्यूल व्हेन प्लानिंग न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना होता है बेसिकली, तो कॉस्ट को, एफर्ट को और जो शेड्यूल टाइम लगने वाला है पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, उसको एस्टिमेट करने का काम कौन करता है, कोकोमो मॉडल। ठीक है, द मॉडल यूजेस बेसिक प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टू कंप्यूट कॉस्ट एस्टिमेशन एंड इज डिवाइडेड टू कंप्यूट द कॉस्ट एस्टिमेट एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स ऑफ डिटेल्स। ठीक है, मतलब कि जो मॉडल है ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कह सकते हो एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट को एस्टिमेट करता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। ठीक है, बेसिक, इंटरमीडिएट और डिटेल्ड। बेसिक कोकोमो मॉडल, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल और डिटेल्ड कोकोमो मॉडल। अब डिटेल में देखते हैं कि ये तीनों होते क्या हैं। सबसे पहला आता है बेसिक कोकोमो मॉडल। द बेसिक कोकोमो मॉडल प्रोवाइड्स अ रफ estimate of project cost and duration based on the size of software project in terms of KLOC, thousands lines of code। मतलब कि जो हमारा बेसिक कोकोमो मॉडल होता है वो बेसिकली प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है या फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है उसको एस्टिमेट करता है KLOC के बेसिस पे, मतलब कि लाइंस ऑफ कोड के बेसिस पे। जितना ज्यादा कोड उतनी ज्यादा कॉस्ट और ड्यूरेशन। ठीक है, मतलब साइज के बेसिस पे करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। 3 तरीके के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स ये एनालाइज कर सकता है। स्मॉल सिंपल प्रोजेक्ट विद स्मॉल टीम्स एंड रिलेटिवली फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट, ये हमारे ऑर्गेनिक होते हैं जो एकदम छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें छोटी टीम की जरूरत होती है और फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट पे भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, सेमी डिटैच्ड क्या होते हैं, मीडियम साइज प्रोजेक्ट विद मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड एम्बेडेड टाइप्स। बेसिकली सेमी डिटैच्ड जो होते हैं वो मीडियम साइज के प्रोजेक्ट होते हैं जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स्ड होती हैं, और ऑर्गेनिक या फिर एम्बेडेड टाइप के ये हमारे प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, एम्बेडेड फाइनली क्या आते हैं हमारे, एम्बेडेड लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विद टाइट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेशनल कॉन्स्टेंट। बेसिकली देखो सेमी डिटैच्ड में भी एम्बेडेड के टाइप्स हैं, बट एम्बेडेड के कुछ बेसिक्स टाइप्स होंगे। ठीक है, बट एम्बेडेड जो एक्चुअल एम्बेडेड है वो हमारे लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबकी रिक्वायरमेंट्स होती है, ऑप्शनल कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं इसके अलावा भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स पे किस तरीके से हमारा काम करना है, साइज के अकॉर्डिंग कैसे इस पे एनालाइज करनी है कॉस्ट वगैरह, वो चीज़ बेसिक कोकोमो मॉडल बताता है। ठीक है, अब एफर्ट एस्टिमेशन फॉर्मूला, कैसे एफर्ट को एस्टिमेट किया जाता है बेसिक कोकोमो मॉडल में, पर्सन मंथ्स इज इक्वल्स टू ए इंटू KLOC टू द पावर बी। अब KLOC मतलब लाइन्स ऑफ कोड। अब लाइन्स ऑफ कोड का मतलब क्या है, इसको क्या करेंगे, रेस टू द पावर बी। अब ए और बी देखो, ए और बी यहाँ पे वैल्यू आई। अब ये पर्सन मंथ्स बता रहा है कि कितने पर्सन लगेंगे मंथ, कितने पर्सन मिलके काम करेंगे तब ये काम हो पाएगा। तो ए और बी जो है वो हमारे कोफिशिएंट है जो कि प्रोजेक्ट के टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, टाइम एस्टिमेशन फॉर्मूला की बात की जाए तो डेवलप टाइम मंथ्स इज इक्वल्स टू C इंटू एफर्ट टू द पावर D। ठीक, अब एफर्ट हमने ऊपर से निकाल लिया, फिर एफर्ट को उठा के हम डेवलपमेंट टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा मंथ्स आएंगे, जो टोटल टाइम हमें लगने वाला है वो C क्रॉस एफर्ट रेस टू द पावर D लगने वाला है। ठीक है, C और D हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट होते हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइप पे डिफर करते हैं। देखो कोफिशिएंट कैसे डिफर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक में हमारे A की वैल्यू क्या है 2.4, B की वैल्यू 1.05, C की वैल्यू 2.5, D की वैल्यू 0.38। अब आप लोग बोलोगे क्या ये टेबल याद करनी पड़ेगी, तो देखो एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी। ठीक है, अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप बस फॉर्मूला याद करके जाना और लिख लेना। मैंने वैल्यूज दे दी हैं ताकि एक बार आप लोग गो थ्रू कर लो, आप लोग एक बार
देख लो, दिमाग में थोड़ा चला जाएगा कि हाँ ये वैल्यूज होती हैं, तो कम से कम 8, 10, 11 नंबर तो नहीं लिख के आओगे वैल्यूज में, एटलीस्ट पॉइंट्स डेसिमल प्लेसेस डिफर कर सकते हैं, बट 2, 3, 1, 2, 3 ऐसे ही समथिंग वैल्यूज हैं सबकी, ठीक है। तो देख लेना, एक बार ही देख लेना, ठीक है, जाने से पहले। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। ये क्या होता है? द इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल रिफाइंस द बेसिक मॉडल बाय कंसीडरिंग अ सेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स दैट अफेक्ट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट। मतलब कि इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल हमारा बेसिक मॉडल का और ज़्यादा रिफाइंड वर्जन है, जो क्या करता है, ओवरऑल कॉस्ट ड्राइवर्स जो हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, एफर्ट को कैलकुलेट करने, उसको फाइंड करने में हेल्प करने वाले हैं, उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए। द कॉस्ट ड्राइवर्स इंक्लूड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स, पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स। अब ये जो कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये हमारे प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, हार्डवेयर के क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, पर्सनल एट्रीब्यूट कितने हैं, ठीक है, मतलब कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, प्रोजेक्ट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारी चीज़ें कॉस्ट ड्राइवर्स के अंदर आती हैं। एफर्ट एस्टिमेशन फॉर्मूला की बात की जाए, यानी कि एफर्ट कैसे निकाला जाता है इंटरमीडिएट के अंदर, तो फॉर्मूला सिंपल सा है, पर्सन मंथ्स इज इक्वल्स टू एफर्ट ऑफ बेसिक इंटू EAF, ठीक है। एफर्ट ऑफ बेसिक यानी कि अभी जो बेसिक वाले की हेल्प से हमने जो बेसिक कोकोमो मॉडल की हेल्प से कैलकुलेट किया था वो वैल्यू इंटू EAF। EAF क्या होता है? एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ड्राइवर मल्टीप्लायर्स, ठीक है। ओवरऑल सारे कॉस्ट ड्राइवर्स के मल्टीप्लायर्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, हमारा EAF, ठीक है। एफर्ट बेसिक इज कैलकुलेटेड यूजिंग बेसिक कोकोमो मॉडल। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एफर्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेसिक कोकोमो मॉडल की हेल्प से। नेक्स्ट, कॉस्ट ड्राइवर्स एंड देयर रेंजेस। अब कौन कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं? देखो, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी, डेटाबेस साइज, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के अंदर आती हैं, ठीक है। हार्डवेयर एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एग्जीक्यूशन टाइम कॉन्स्टेंट्स, मेन स्टोरेज कॉन्स्टेंट्स एक्सेट्रा। हार्डवेयर एट्रीब्यूट हमारे एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, ठीक है, क्या उसके कांस्टेंट होने वाले हैं, स्टोरेज के क्या क्या कांस्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, वो सब हमारे हार्डवेयर एट्रीब्यूट में आ जाते हैं। पर्सनल एट्रीब्यूट, एनालिस्ट कैपेबिलिटी, प्रोग्रामर कैपेबिलिटी, एप्लीकेशन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, ये सब हमारे पर्सनल एट्रीब्यूट के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स रिक्वायर्ड डेवलपमेंट शेड्यूल एक्सेट्रा। मतलब कि सॉफ्टवेयर टूल्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, क्या क्या हमारे डेवलपमेंट शेड्यूल के रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमारे प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट में आ जाते हैं। थर्ड आता है हमारा डिटेल्ड कोकोमो मॉडल। द डिटेल्ड कोकोमो मॉडल एक्सटेंड्स द इंटरमीडिएट मॉडल बाय इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट फेजेस। हर एक प्रोजेक्ट फेज का इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली हर एक प्रोजेक्ट फेज को इन्वॉल्व करा जाता है इंटरमीडिएट के मॉडल के अंदर जब, ठीक है, तब वो ओवरऑल क्या बनता है हमारा डिटेल्ड कोकोमो मॉडल। It considers the influence of cost drivers on each phase of the software development life cycle. Example, design, coding, testing. ये क्या करता है? ये influence करता है cost drivers को on each phase of the software development life cycle. मतलब जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होगा बेसिकली SDLC के अंदर, चाहे वो डिज़ाइन पे हो, चाहे वो कोडिंग पे हो, चाहे वो टेस्टिंग पे हो, तब वो किसी एक फेज को, हर एक फेज को, ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर्स के साथ दिखाएगा, इन्फ्लुएंस कराएगा कि किस तरीके से हमारे कॉस्ट ड्राइवर बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हर एक फेज को, ठीक है। फेज बेस्ड एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर। एफर्ट इज डिवाइडेड अमंग वेरियस फेजेस एंड ईच फेज में हैव डिफरेंट मल्टीप्लायर्स फॉर कॉस्ट ड्राइवर्स। दिस अप्रोच प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट एस्टिमेशन। जो ये हमारी बेसिकली फेज बेस्ड एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक का यूज होता है हमारा इसके अंदर, क्या होता है, वो एफर्ट जो होता है वो अलग अलग फेसेस के लिए डिवाइड होता है, ठीक है। हर एक फेज का एक अपना मल्टीप्लायर होता है कॉस्ट ड्राइवर्स के लिए, ठीक है। और ये जो अप्रोच है हमारी, ठीक है, डिटेल्ड कोकोमो मॉडल अप्रोच, ये बेसिकली ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेशन निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेशंस इसी में आते हैं। स्टेप टू यूज कोकोमो मॉडल। अब कोकोमो मॉडल को यूज करने के तरीके क्या हैं? डिटरमाइन प्रोजेक्ट साइज। सबसे पहले प्रोजेक्ट के साइज को डिटरमाइन करना होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, बेसिक कोकोमो मॉडल की वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो एस्टिमेट द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इन थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड, मतलब किस तरीके से लाइंस ऑफ कोड की हेल्प से हमें डिटरमाइन करना है प्रोजेक्ट के ओवरऑल साइज को। अब के लॉक यहाँ पे लिखा है, तो के लॉक का सिंपल सा मतलब ही है थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड। के का मतलब 1000, LOC का मतलब लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। सेलेक्ट प्रोजेक्ट टाइप, आइडेंटिफाई इफ द प्रोजेक्ट इज ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। देखो अब सिंपल सी यहाँ पे जितनी भी टेक्निक्स है ना, जो लिखा हुआ स्टेप्स यहाँ पे कोकोमो मॉडल यूज करने का, वो एक फॉर्मेट में इसीलिए लिखा गया है कि सबसे पहले बेसिक वाली चीजें कैलकुलेट होती हैं, फिर
इंटरमीडिएट वाली, फिर डिटेल्ड वाली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, साइज ऑफ कोड पता किया जिससे कि हम वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए, हमारी बेसिक एफर्ट को कैलकुलेट कर पाए बेसिक मॉडल की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट हमने प्रोजेक्ट टाइप डिफाइन किया ताकि अब हम क्या कर पाए, कॉस्ट एस्टिमेट कर पाए, सॉरी टाइम एस्टिमेट कर पाए बेसिक मॉडल की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी डिटैच्ड है, ऑर्गेनिक है, एम्बेडेड है, क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैलकुलेट बेसिक एफर्ट। अब बेसिक एफर्ट को कैलकुलेट करना, ठीक है, बेसिक कोकोमो मॉडल का यूज करके हम करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स, अब कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ताकि इंटरमीडिएट में सही से काम किया जा सके और डिटेल्ड मॉडल में सही से काम किया जा सके। इवेलुएट द कॉस्ट ड्राइवर्स एंड डिटरमाइन देयर मल्टीप्लायर्स, कॉस्ट ड्राइवर को ढूंढना है, फाइंड करना है, बेसिकली इवेलुएट करना है और फिर उनके मल्टीप्लायर्स को इवेलुएट करना है। कंप्यूट एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर ईएएफ, उसके बाद ईएएफ निकालना है, ठीक है। देन कैलकुलेट एडजस्टेड एफर्ट, अब मल्टीप्लाई करना है बेसिक एफर्ट को ईएएफ से ताकि हम डिटेल्ड कोकोमो मॉडल वाले फॉर्मूला की हेल्प से टोटल एफर्ट को एस्टिमेट कर पाए। एस्टिमेट डेवलपमेंट टाइम, यूज द टाइम एस्टिमेशन फॉर्मूला विद द अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट। अब लास्ट में हमें क्या करना है, टाइम को जो भी हमारा एस्टिमेटेड डेवलपमेंट टाइम है उसको फाइंड करना है। उसको फाइंड करने का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट्स को यूज करके हम टाइम एस्टिमेशन फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में हर चीज यहाँ पे कैलकुलेट की गई। सपोज वी हैव अ सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड टू हैव 100,000 लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, देखो इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है इसलिए मैंने लिखाया हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है हमारा कि 100,000 लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट है हमारा। अब इसकी हमको कैलकुलेट करनी है ओवरऑल सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक एफर्ट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला 3.0 इंटू 100 टू द पावर 1.12, सेमी डिटैच्ड है तो कोफिशिएंट ए और बी की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है, वैल्यू निकालेंगे। 789 पर्सन पर मंथ निकल के आ जाएगा। एफर्ट का मतलब है कितने पर्सन मंथ रिक्वायर्ड, ठीक है। 789 पर्सन रिक्वायर्ड है। इंटरमीडिएट एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर ईएएफ कैसे निकालेंगे, सपोज वी हैव द फॉलोइंग कॉस्ट ड्राइवर्स विद द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर्स। अब ये आपको गिवन होगा एग्जाम में, ठीक है, कि कौन कौन से कॉस्ट मल्टीप्लायर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो सारे कॉस्ट मल्टीप्लायर सपोज कर लेते हैं हम कि प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी हाई है 1.15, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी हाई है 1.30, एनालिस्ट कैपेबिलिटी हाई है 0.86, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स लो है 1.17, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इनके मल्टीप्लाई का जो ओवरऑल आपका प्रोडक्ट आएगा वही होगा आपका ईएएफ, ठीक है, ईएएफ होगा। देन आता है एडजस्टेड एफर्ट। अब एडजस्टेड एफर्ट को कैलकुलेट करना है, कैसे करते हैं, ईएएफ इंटू बेसिक एफर्ट कर लिया कैलकुलेट, ठीक है। ये इंटरमीडिएट वाला पार्ट था, कर लिया कैलकुलेट, क्या वैल्यू आई 1191 पर्सन मंथ, 1191 पर्सन मंथ आया। नेक्स्ट डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेट करना है। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 2.5 जो हमारे कोफिशिएंट थे 2.5 और 0.334, इन कोफिशिएंट्स को हमें मल्टीप्लाई करा देना है सी क्रॉस जो हमारा आया है इंटरमीडिएट वाला रेज टू द पावर डी, ठीक है। दोनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, इसको सॉल्व करोगे तो 26.75 मंथ्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको स्क्रीन पे ही समझा दिया है, बाकी आप एक बार करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिस्कस एंड डिफरेंशिएट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद एग्जांपल, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल डिफाइन सम फेजेस जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, क्लोजर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर ही आते हैं। इनिशिएशन में क्या होता है, डिफाइन गोल, स्कोप एंड स्टेक होल्डर, कंडक्ट फीजिबिलिटी स्टडी। इसके अंदर क्या होता है, हम गोल्स डिफाइन करते हैं, स्कोप डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट का, स्टेक होल्डर्स को डिफाइन करते हैं कि कौन कौन है प्रोजेक्ट के अंदर हमारे और क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट होने वाली है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट डिटेल डेवलपमेंट प्लान्स, टाइमलाइंस एंड बजट। क्या हमारा बजट रहने वाला है, क्या हमारी टाइमलाइन रहने वाली है, क्या हमारे प्लान्स रहने वाले हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो सब प्लानिंग के अंदर आता है। फिर आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के टाइम हमारा मेन जो टारगेट होता है वो होता है डेवलप करना, ठीक है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, टीम को मैनेज करना और जो भी स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं उनको मीट करना। नेक्स्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब ओवरऑल जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है उसका ट्रैक रखना, उस पर ध्यान देते रहना, जो भी चेंजेस हमें कराने हैं उनको करते रहना और क्वालिटी को ओवरऑल मेंटेन रखना, ठीक है। फिर आता है हमारा क्लोजर, फाइनलाइज सॉफ्टवेयर, ऑब्टेन एक्सेप्टेंस, कंडक्ट पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू। मतलब कि हम अब क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को फाइनलाइज कर देंगे, एक्सेप्टेंस ले लेंगे, ठीक है, और क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखो क्या होता है, एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजिंग अ कंपनी इवेंट। एक एग्जाम्पल मान के चलो कि हमें क्या करना है, हमारी कंपनी के अंदर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है। तो इनिशिएशन में क्या आएगा, द कंपनी डिसाइड टू होस्ट अ नेटवर्किंग इवेंट टू प्रमोट इट ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट। मतलब इनिशिएशन हमको क्या करना है, स्टार्टिंग में गोल अपना बनाना है, डिसाइड करना है कि हम चीजें कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी ने हमारी डिसाइड किया है कि एक हमें इवेंट होस्ट करना है जिसके अंदर हमारे ब्रांड का प्रमोशन होगा, हमारे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन होगा, ठीक है। प्लानिंग कैसे होगी? इवेंट कोऑर्डिनेटर क्रिएट अ डिटेल्ड प्लान इंक्लूडिंग वेन्यू सिलेक्शन, बजटिंग, शेड्यूलिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अब क्या होगा, जो हमारे इवेंट के कोऑर्डिनेटर्स होंगे, ठीक है, आप लोगों में से अगर कोई कॉलेज लेवल पे इवेंट वगैरह कोऑर्डिनेट कराता होगा तो आप लोगों ने देखा होगा ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, ठीक है। प्लान्स बनते हैं, किस अकॉर्डिंग चीज़ें काम करनी है, वेन्यू क्या होगा, कहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ स्टेज होगा, कहाँ हमारे स्टॉल्स होंगे, ठीक है, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज रहने वाली हैं, बजट क्या होने वाला है, शेड्यूलिंग क्या होने वाली है, कब किस टाइम पे किस चीज़ को कराना है, वो सारी चीजें हमारे प्लानिंग के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन। द इवेंट इज कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान। एग्जीक्यूशन का मतलब सिंपल सा है कि जो हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग इवेंट हमारा करवाना है, विद टास्क सच एज सेटिंग अप बूथ्स, अरेंजिंग प्रेजेंटेशंस एंड मैनेजिंग रजिस्ट्रेशंस। मतलब कि कैसे क्या चीजें होनी है, प्रॉपर ओवरऑल जितनी भी हमारी प्रोसेस है, जो ओवरऑल हमारा इवेंट जो हो रहा है, हो चुका है, वो पूरा इवेंट का जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन के अंदर आता है, ठीक। नेक्स्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। इवेंट प्रोग्रेस इज ट्रैक्ड एंड एडजस्टमेंट आर मेड नीडेड टू एंश्योर एवरीथिंग रन्स स्मूथली। अब मान लो इवेंट चल रहा है, ठीक है, सब लोग खा पी रहे हैं, अब अचानक से क्या हो गया, पानी खत्म हो गया, तो अब क्या होगा, पानी मंगवाया जाएगा नया, ठीक है। मतलब ये तो वो चीज़ें हो गई ना कि प्रॉपर स्मूथली हर चीज़ रन करनी चाहिए, तो इस वजह से ओवरऑल हमें ट्रैक रखना पड़ेगा कि किस तरीके से इवेंट कोऑर्डिनेट हो रहा है, क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हमारी आती हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर। लास्ट आता है हमारा क्लोजर। आफ्टर द इवेंट फीडबैक इज कलेक्टेड, एक्सपेंसेस आर रिकंसील्ड एंड अ पोस्ट इवेंट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। एक बार जब इवेंट खत्म हो जाता है तब फीडबैक कलेक्ट किया जाता है कि कैसा रहा इवेंट, क्या हुआ, क्या चीजें रही, कितना हमारा बेनिफिट आया इस इवेंट को कराने से, ठीक है, कितना हमारा खर्चा हुआ ओवरऑल इवेंट के अंदर से, और उस खर्चे से कितना हम प्रॉफिट जनरेट कर पाए। साथ ही साथ एक पोस्ट इवेंट रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जाती है जिसपे ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। देन आता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इंपॉर्टेंट है ये भी। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन और ठीक है, बस 4 फेजेस हैं इसके अंदर। बेसिक्स है हमारे। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, लॉन्च विद मार्केटिंग एफर्ट, टारगेट अर्ली एडॉप्टर्स। इंट्रोडक्शन देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, यानी प्रोडक्ट जो बनता है हमारा वो कैसे होता है, लॉन्च विद मार्केटिंग एफर्ट। मार्केटिंग में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। ग्रोथ, इंक्रीज सेल्स, एक्सपैंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनहांस फीचर्स, ठीक है, सेल्स को इंक्रीज करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड करना, ठीक है, और फीचर्स जो हमारे प्रोडक्ट के हैं उसको इनहेंस करना, यही हमारी ग्रोथ होती है प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी। स्टेबलाइज सेल्स, ऑप्टिमाइज कॉस्ट, मेंटेन मार्केट पोजीशन। ये 3 मेन फैक्टर्स हैं हमारे मैच्योरिटी के। मतलब कि जो सेल्स है वो हमारी स्टेबलाइज होनी चाहिए, जो हमारी कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, साथ ही साथ जो मार्केट में हमारी पोजीशन है, ब्रांड वैल्यू है, वो बनी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी मैच्योरिटी होती है जब प्रोडक्ट की, तो ये फेजेस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिक्लाइन। डिक्लाइन इन सेल्स, डिस्काउंटिंग और डिसकंटिन्यूएशन। मतलब कि अगर प्रोडक्ट हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है या मार्केट क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस केस में सेल्स अगर डिक्लाइन होती हैं उसकी, तो प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू किया जाए प्रोडक्ट को, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट्स एप्लीकेबल किए जाए, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। स्मार्टफोन मॉडल XYZ, कोई एक स्मार्टफोन बनता है XYZ, तो क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं। इंट्रोडक्शन, द कंपनी लॉन्चेस द न्यू स्मार्टफोन मॉडल XYZ विद एक्सटेंसिव मार्केटिंग कैंपेन्स एंड प्रमोशन। मान लो एक फोन लॉन्च हुआ, बहुत ऐड आया टीवी पे, मोबाइल पे, हर जगह पे ऐड दिया गया, उसकी तगड़ी से एकदम मार्केटिंग की गई कि बहुत बढ़िया फोन है ये वो, ठीक है। तो वो सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आ गई, कंपनी ने लॉन्च कर दिया। फिर आई ग्रोथ। सेल्स ऑफ द XYZ मॉडल इंक्रीज रैपिडली एट इट गेन्स पॉपुलैरिटी अमंग कंज्यूमर्स, लीडिंग टू मार्केट एक्सपेंशन एंड फीचर इनहेंसमेंट थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अब क्या हुआ, अब सबको पता चल गया कि भाई फोन लॉन्च होने वाला है, प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई, जैसे कि आप लोग करते भी हो, ठीक है। तो प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई मॉडल्स की, ठीक है। और क्या हुआ, जैसे ही मोबाइल आया मार्केट में, भाई साहब एकदम बिकना लगा, एकदम छा गया मार्केट पे, ठीक है। बहुत बिका, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई कंपनी की, ठीक है। बहुत पैसा कमाया कंपनी वालों ने, पॉपुलैरिटी मिली उसको कंज्यूमर्स के बीच में, ठीक है, और मार्केट को एक्सपैंड करने का मौका मिला, ठीक। फिर आती है मैच्योरिटी। सेल्स स्टेबलाइज एज द प्रोडक्ट रीचेज इट्स पीक मार्केट पेनिट्रेशन एंड द कंपनी फोकसेस ऑन मेंटेनिंग मार्केट शेयर एंड ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट। देखो, अब कोई भी प्रोडक्ट हो, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे मार्केट के लिए, तो अगर बहुत अच्छी मार्केटिंग पहले से करके रखी है, तो जब वो लॉन्च होगा तब वो पीक पे जाएगा, अपने एक पीक पॉइंट पे। उसके बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे वहीं पे स्टेबलाइज होना शुरू होगा, ठीक है।
फिर अब जैसे 10,000 लोगों ने खरीद लिया मोबाइल फ़ोन, ठीक है, तो अब मोबाइल फ़ोन कोई रोज़ रोज़ खरीदने की चीज़ तो है नहीं कि वो रोज़ रोज़ जाके खरीदेंगे। एक दिन उन्होंने ले लिया, अब उन्होंने यूज़ किया। अब अगर प्रोडक्ट जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर वैल्यू किया जाएगा, कंटिन्यूअसली उसकी ग्रोथ होगी, बट उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी स्टार्टिंग पीक होती है, ठीक। तो वही चीज़ है यहाँ पे। सेल्स क्या होती है, मैच्योरिटी का टाइम कब आता है, जब हमारी सेल्स जो है वो स्टेबलाइज हो जाती हैं, प्रोडक्ट उसकी पीक पे पहुंच जाता है मार्केट पेनिट्रेट करते करते, एंड देन कंपनी क्या फोकस करती है कि अब किस तरीके से उसको मार्केट शेयर मेंटेन करना है और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। डिक्लाइन, सेल स्टार्ट टू डिक्लाइन ड्यू टू मार्केट सैचुरेशन एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यूअर मॉडल, prompting the company to decide whether to discontinue the XYZ model or introduce upgrade to promote its lifespan। मतलब कि डिक्लाइन फेज आता है लास्टली हमारा, जब हमारी सेल्स क्या हो गई, अब पीक पे गया, अब पता चले यूजर्स ने ले तो लिया शौक में, बट उनको नहीं पसंद आ रहा है, उतना मजा नहीं आ रहा है मोबाइल फोन के अंदर, तो धीरे धीरे सेल्स क्या होना शुरू हुई, डिक्रीज होना शुरू हुई। अब सेल्स जैसे जैसे डिक्रीज होना शुरू होंगी तो वो बात कंपनी की ओवरऑल ब्रांड वैल्यू पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, कंपनी दो चीजें कर सकती है, आइदर उस मॉडल में किसी ऐसे अपग्रेड को ले आए जो कि उसके लाइफ स्पैन को बढ़ा दे, जो कि यूजर्स में ये चीज दे दे कि हाँ इसको यूज करेंगे तो ये हमें एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, ठीक। या फिर उस पर्टिकुलर मॉडल को डिसकंटिन्यू किया जाए। जैसे कि कार्स की फील्ड में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कार्स हैं ऐसी जिनकी इनिशियली रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। तो समझ आ गई बात पूरी, ओवरऑल क्या थी, कैसे था, सब कुछ समझ आ गया, क्लियर हो गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आगे बढ़ते हैं। So the next is rapid application development model for software development। तो RAD मॉडल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। दो टॉपिक बचे हुए हैं, RAD और एजाइल, ठीक है। दोनों पढ़ लेना। वीडियो मैं मान रहा हूँ थोड़ी सी लेंदी हो गई क्योंकि हर चीज़ हम लोगों ने डिटेल में देखी है, बट ट्रस्ट मी इतना अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे ना एग्जाम में तो आराम से 50-60 नंबर निकाल दोगे, क्योंकि SPM एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। इसके जो क्वेश्चंस PYQs में आए हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, समझना इजी नहीं है, प्लस लेंदी भी हैं चीज़ें। तो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी से सब कुछ कवर करा लूँ, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। So rapid application development model RAD model is iterative and incremental approach to software development that prioritize rapid prototyping and quick feedback cycles। So basically जो हमारा RAD मॉडल होता है वो इटरेटिव या फिर इंक्रीमेंटल अप्रोच पे काम करता है, ठीक है, जो कि प्रायोरिटाइज करता है डेवलप प्रोटोटाइप, जल्दी जल्दी से वो प्रोटोटाइप डेवलप करता है, उसके बेसिस पे काम करता है, जल्दी जल्दी उसमें क्विक फीडबैक साइकिल्स होती हैं जिसके बेसिस पे वो काम करता है। बेसिकली अगर सबसे जल्दी किसी बड़े सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है तो हमारा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल ही यूज होता है, ठीक है। It aims to accelerate the development process by focusing on user involvement, prototyping and iterative development। ये क्या करता है, ये हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, ठीक है। यूजर का इन्वॉल्वमेंट रखता है ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम, प्रोटोटाइपिंग होती है और इटरेटिव डेवलपमेंट पे काम करता है ये, ठीक है। की फीचर्स की बात करें रैड मॉडल के अंदर तो इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल सबसे पहला इसका की फीचर। RAD ब्रेक्स down the project into small manageable increments और iterations allowing for continuous refinement and improvement। मतलब कि ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है जिससे कि उस पर कंटिन्यूअसली काम किया जा सके, उन पे रिफाइनमेंट की जा सके और ओवरऑल प्रोजेक्ट को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप्स अलाउज क्विक फीडबैक वैलिडेशंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि प्रोटोटाइपिंग का मतलब है कि जो भी हमारी रैपिड के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, रैपिड डेवलपमेंट हो रही है बेसिकली प्रोटोटाइप्स की, वो अलाउ करती हैं कि जल्दी जल्दी फीडबैक मिल सके, ठीक है, और किस तरीके से रिक्वायरमेंट है उनकी वैलिडेशन मिल सके, ठीक है। यूजर इन्वॉल्वमेंट, स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एंड यूजर्स एंड क्लाइंट प्ले एन एक्टिव रोल थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमारे क्लाइंट होते हैं, उनका एक एक्टिव रोल होता है ओवरऑल प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के टाइम। प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड वैलिडेशन टू एंश्योर द फाइनल प्रोजेक्ट मीट देयर नीड। तो वो बेसिकली फीडबैक देते रहते हैं अपना, ठीक है, ओवरऑल इन्वॉल्व रहते हैं, बताते रहते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, या ये फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, मुझे ये फंक्शन चाहिए इसमें एडिशनली, ठीक है। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट एंड में तैयार होता है वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रीयूजेबल कंपोनेंट्स। RAD encourages the use of reusable components and pre-built framework to एक्सपीडाइट डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। बेसिकली रीयूजेबल कंपोनेंट का मतलब ये है कि जो हमारा RAD है यानी कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है, ये
जो हमारे ऐसे कंपोनेंट्स को क्रिएट करने में या उनको रीयूज करने में हेल्प करता है बार बार, जो एक बार प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क पे डिजाइन किए जाते हैं या डेवलप किए जाते हैं, जिससे कि हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, फोकस ऑन क्वालिटी डिस्पाइट द एम्फेसाइजेस ऑन स्पीड, राड मेंटेन अ फोकस ऑन क्वालिटी थ्रू कंटिन्यूअस टेस्टिंग, फीडबैक एंड रिफाइनमेंट। मतलब कि ये बात तो सही है कि जो हमारा राड मॉडल है बेसिकली वो स्पीड के अकॉर्डिंग तो सबसे सही है, बट उसके अलावा वो क्वालिटी पे भी फोकस करता है कि हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, टेस्टिंग हो, फीडबैक और जो रिफाइनमेंट हो वो भी प्रॉपरली की जाए। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम है हमारा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर। अब इस डायग्राम से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस कि हमें करना क्या है मॉडल के अंदर, फिर होती है हमारी प्लानिंग कि किस तरीके से करना है, देन वो प्लानिंग क्या होती है, ब्रेक होती है। 3 डिफरेंट पार्ट में ब्रेक हो रही है बॉक्स के अंदर। ठीक है, डेवलप मॉड्यूल 1, डेवलप मॉड्यूल 2, डेवलप मॉड्यूल एंड, मतलब मॉड्यूल्स यानी कि चंक्स में अब डिवाइड कर दिया गया। जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है हमारा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। हर एक पार्ट को एक पर्टिकुलर टीम अलॉट कर दी गई कि ये टीम ये पार्ट को परफॉर्म करेगी। अब उस पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, एनालिसिस होगी, डिजाइनिंग होगी, कोडिंग होगी और टेस्टिंग होगी। ठीक, जब सारे मॉड्यूल डेवलप हो जाएंगे तो सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट को टेस्ट करके डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का आर्किटेक्चर है। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज कैसे काम कर रही है। वैसे तो मैंने बता दिया है ओवरऑल, वही चीज लिखी हुई है आगे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इन दिस इनिशियल फेज द डेवलपमेंट टीम गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स टू कंप्रहेंड द प्रोजेक्ट गोल्स एंड फंक्शनैलिटीज। अब स्टेक होल्डर से यहाँ पे इंफॉर्मेशन ली जाती है ताकि हम प्रॉपरली प्रोजेक्ट के गोल्स और फंक्शनैलिटीज को डिफाइन कर सकें। दिस माइट इन्वॉल्व इंटरव्यूज, वर्कशॉप्स और डॉक्यूमेंट रिव्यू। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होता है, साथ ही साथ रिव्यू इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, इंटरव्यूज होते हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं उनके साथ बातचीत की जाती है। टीममेट्स हमारे बातचीत करते हैं कि क्या आपको चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर, क्या क्या फंक्शनैलिटीज प्रोजेक्ट आपका परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग। Following gathering requirements, the team breaks down the project into smaller, more manageable modules. Each module should address a specific set of functionalities. मतलब कि अब प्लानिंग होती है। ठीक है, एक बार रिक्वायरमेंट मिल गई फिर प्लानिंग स्टार्ट होगी कि किस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हमें ब्रेक डाउन करना है, कौन सी टीम किस एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पे काम करेगी, क्योंकि हर एक मॉड्यूल को एक स्पेसिफिक टीम ही दी जाएगी। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के एक्सपर्ट्स होंगे, जिनको उस तरह की फंक्शनैलिटीज पे काम करने की हैबिट होगी या उनको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, सो सारे मॉड्यूल्स को डिवाइड किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किसको दिया जाएगा, वो सारी चीजें डिसाइड होती हैं प्लानिंग के टाइम। ठीक है, फिर आता है डिजाइन एंड डेवलप। हियर मल्टीपल टीम्स आर असाइंड टू डेवलप द सेग्रीगेटेड मॉड्यूल्स कॉन्करेंटली। दिस पैरेलल अप्रोच सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस डेवलपमेंट टाइम। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मॉड्यूल्स जो हैं एक ही टाइम पे डेवलप हो रहे होते हैं, तो जिस वजह से जो ओवरऑल हमारा टाइम लगता है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है इंटीग्रेट एंड टेस्ट। अब इंटीग्रेट करके हमें करना है टेस्ट। ठीक है, once the modules are developed, they are combined and integrated into a cohesive system. This stage also involves rigorous testing to ensure the application functions as intended and identify and rectify any bugs. ठीक है, इंटीग्रेट एंड टेस्ट का मतलब ओवरऑल मॉड्यूल्स को हमें इंटीग्रेट करना है, उन्हें टेस्ट करना है कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या किसी तरह की फंक्शनैलिटी मिसिंग तो नहीं है, या फिर वो प्रॉपर यूजर हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है उनको सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। डिलीवर अपॉन सक्सेसफुल टेस्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द स्टेक होल्डर। एक बार सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गई हमारी, ठीक है, हमने टेस्टिंग कर ली, हमें किसी भी तरह का कोई बग या कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, तो अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो फाइनलाइज हो चुका है, वो तैयार है डिलीवर होने के लिए स्टेक होल्डर को। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें तो 4 मेन एडवांटेज है। फास्टर डेवलपमेंट, इनहांस्ड यूजर इन्वॉल्वमेंट, रिड्यूस रिस्क, इंप्रूव्ड मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, बाकी नोट्स में दे दूंगा, पढ़ लेना अच्छे से, वही चीज़ें लिखी हुई हैं अंदर, बार बार उन्हीं चीज़ों को मैं बोलूंगा तो टाइम भी वेस्ट होगा आपका। ठीक है, फटाफट से रिवीजन करना है, कर लेते हैं। फास्टर डेवलपमेंट का मतलब है जल्दी जल्दी से इसमें डेवलपमेंट हो जाती है, टाइम कम लगता है। एनहांस्ड यूजर इन्वॉल्वमेंट मतलब ओवरऑल यूजर हमारा इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो जिस वजह से यूजर इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होती है। रिड्यूस रिस्क, अब क्योंकि मॉड्यूल्स अलग अलग हैं, अलग अलग टीम मॉड्यूल्स पे काम कर रही है, तो रिस्क एनालिसिस भी ईजी हो जाती है। हर एक मॉड्यूल के लिए डिफरेंट एक जो भी रिस्क होगा उसको टैकल करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, इंप्रूव्ड मेंटेनेबिलिटी मतलब कि अब अलग अलग मॉड्यूल है, मॉड्यूल बेस्ड काम हो रहा है, तो सीधी सी बात है मेंटेन करना ज्यादा इजी है। मॉड्यूल्स के बेसिस पे ओवरऑल सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। ठीक, डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि
ये उन प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं कर सकता जो कॉन्स्टेंटली इवोल्व हो रहे हो, मतलब कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट पे ये काम नहीं कर पाएगा जो इसमें बार बार स्टेक होल्डर्स अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करता रहे, ठीक है। वहां पे मॉड्यूल्स को पहले से प्लान करके करना होता है, इस वजह से बार बार से चेंजेस करने पे प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि यूजर का इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर, बट स्टिल बहुत ज़्यादा अगर चेंजिंग इन्वायरमेंट है तो उस केस में हमारा डिसएडवांटेज शो होती है रैड के अंदर, ठीक। नेक्स्ट आता है नीड फॉर क्लियर रिक्वायरमेंट्स। एक बार में अच्छे से समझना होता है कि क्या प्रोजेक्ट के गोल हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, ठीक है, अच्छे से समझ में नहीं आया, तो उस केस में कोई ना कोई मॉड्यूल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फिर थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, ठीक। पोटेंशियल फॉर इनकम्प्लीटनेस, द फोकस ऑन रैपिड डिलीवरी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा रैड डेवलपमेंट मॉडल है वो सिर्फ स्पीड पे ही फोकस करता है, जिस वजह से कुछ फंक्शनैलिटीज मिस हो जाती हैं एप्लीकेशन से, कुछ लैग कर जाती हैं, ठीक है। ज़्यादातर ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो होती हैं, जैसे कि हमारा वाटरफॉल मॉडल वगैरह हो गया, उनमें ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती, उनमें प्रॉपर फंक्शनैलिटीज़ पूरी होती हैं, बट वो टाइम बाउंडेशन आ जाती है वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, ठीक। रिक्वायर्स स्किल्ड टीम। यहाँ पे हमें टीममेट की बहुत अच्छे टीम्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे हर एक मॉड्यूल प्रॉपर्ली डिफाइन होता है और उस डिफाइंड मॉड्यूल पे एक प्रॉपर टीम ही काम कर सकती है जिसको उस मॉड्यूल को करने का एक्सपीरियंस वगैरह हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्किल्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है टीममेट्स में। लास्टली है हमारा डिस्कस एजाइल मेथोडोलॉजीज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है, ये भी हमारी इटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, ठीक है, जो कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को एम्फेसाइज करती है, कस्टमर कोलैबोरेशन को इंश्योर करती है, ठीक है, एंड रैपिड डिलीवरी फॉर फंक्शनल सॉफ्टवेयर इन स्मॉल फ्रीक्वेंट रिलीजेस। और हमारे जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे फ्रीक्वेंट रिलीजेस में डिलीवर कर देती है, ठीक है। इट अडेप्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट एंड फोकस ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू रेगुलर फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। ये जो है चेंजिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर सकती है। जैसे कि अभी रैड में क्या हो रहा था, बार बार जो एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा था, बट यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये अच्छे से इंप्रूव कर सकती है चीज़ों को, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट कर सकती है जो फाइनल प्रोडक्ट होता है इसका, ठीक है। की फीचर्स की बात करें तो इटरेटिव डेवलपमेंट होता है, मतलब कि इसमें भी स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स में ब्रेक किया जाता है और फिर डेवलप किया जाता है चीज़ों को। कस्टमर कोलैबोरेशन, कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर और क्लाइंट टू प्रोवाइड फीडबैक एंड गाइड डेवलपमेंट। बेसिकली कस्टमर इसमें ओवरऑल कोलैबोरेट करता रहता है, बताता रहता है कि कैसे चीज़ों को करना है, कैसे मुझे इसके अंदर से रिस्पॉन्ड चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि ये अडेप्ट कर सकती है जो भी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इंक्रीमेंटल डिलीवरी, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड इन इंक्रीमेंट। सॉफ्टवेयर को इंक्रीमेंट्स में डेवलप किया जाता है, मतलब कि कुछ एक फंक्शनैलिटीज हो गई, उसको डिलीवर किया गया, फिर नेक्स्ट फंक्शनैलिटी की जाती है, उसको डिलीवर किया जाता है, फिर नेक्स्ट फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है, उसको डिलीवर किया जाता है। इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट चलता रहता है, एक बारी में कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होता इसमें, ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स आर एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज देयर वर्क एंड मेक डिसीजंस टू अचीव प्रोजेक्ट गोल्स। यहाँ पे जो टीम्स होती हैं उनको खुद से ही ऑर्गेनाइज करना होता है कि किसको क्या काम करना है, ठीक है, और कैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है गोल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अडेप्टेशन ऑफ प्रोसेस टू एनहांस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मतलब कि इसमें कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं या चेंजेस के साथ अडेप्ट कर सकता है इजीली, जिससे कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। अब एजाइल मॉडल का डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। क्या होता है, जो ब्लू लाइन है हमारी वो डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग का फेज है, देन डिप्लॉय एंड रिव्यू का फेज है रेड वाला लाइन, और फिर लास्टली लॉन्च हो जाती है। अब क्या होता है, प्लान बना, डिजाइन हुआ, मॉडल डेवलप किया गया, टेस्ट किया गया, डिप्लॉय किया गया, रिव्यू। अब जो रिव्यू वाला फेज है वहां हमारा स्टेक होल्डर या फिर जो यूजर होगा, बेसिकली जो कस्टमर होगा, वो वहां पे रिव्यू करेगा। अब उसने बोला कि नहीं 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 नहीं, कुछ चीजें तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई, मुझे इसमें ये चीजें और चाहिए और ये चीजें हटा दो यहाँ से। तो क्या होगा, वापस से वो ब्लू वाले फेज में मिल जाएगा जाके, और फिर से डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग होगी, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, तीनों चीजें। फिर अगेन रिव्यू होगा, अगर फिर भी ये पास नहीं होता है तो फिर से डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्ट, ठीक। फिर अगर चेक होगा, अगर फिर से पास नहीं होता है तो फिर ये चीज, जैसे ही रिव्यू करने के बाद क्लाइंट बोला कि हाँ ठीक है अब काम कर रहा है, तुरंत ये आगे रेड वाले एरो के साथ निकल जाएगा और लॉन्च हो जाएगा, ठीक। तो डायग्राम में जो आपको दिख रहा है वही चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब देख लेते हैं आगे। प्लान क्या होता है, डिफाइन गोल, गैदर रिक्वायरमेंट, प्रायोरिटाइज टास्क। प्लान के अंदर हम गोल्स को डिफाइन करते हैं, डिजाइन के अंदर हम फ्रेमवर्क्स वगैरह, प्रोटोटाइप्स वगैरह डिजाइन करते हैं, कैसे काम करना है हमको प्लान करते हैं चीजों को। डेवलप के अंदर कोड वगैरह लिखे जाते हैं, ठीक है। टेस्ट के अंदर यूनिट इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग को परफॉर्म कराते हैं और ओवरऑल प्रोडक्ट को हमारे
टेस्ट किया जाता है। डिप्लॉय के अंदर रिलीज किया जाता है हमारे प्रोजेक्ट को, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए और चेक करने के लिए कि क्या ये सही काम कर रहा है या फिर नहीं। रिव्यू यानी कि आउटपुट, गैदर्ड फीडबैक एंड मेक एडजस्टमेंट, मतलब कि क्या क्या आउटपुट दे रहा है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है, और क्या यूज़र की फीडबैक के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग रिव्यू के अंदर जाता है ये। फिर आता है लॉन्च, फाइनल रिलीज टू एंड यूजर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, मतलब अब फाइनली लॉन्च का टाइम होता है जब उसको रिलीज कर दिया जाता है यूजर्स के लिए, जिन जो यूज़ करेंगे उसको, ठीक है, सपोर्ट एंड ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एजाइल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एजाइल। एडवांटेजेस क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फ्रीक्वेंट डिलीवरी एंड कॉन्टिन्यूअस फीडबैक। कस्टमर जो है हमारा वो फाइनली सेटिस्फाई होना चाहिए प्रोजेक्ट से, ठीक है, और वो होता है, ठीक है। एजाइल मॉडल हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत सही है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फीडबैक देता है और फ्रीक्वेंट डिलीवरी परफॉर्म कराता है। फ्लेक्सिबिलिटी, सीधी सी बात है, इसका एडवांटेज है क्योंकि ये चेंजेस को अडेप्ट कर सकता है। अर्ली डिलीवरी, रेगुलर रिलीज ऑफ फंक्शनल सॉफ्टवेयर, रेगुलरली रिलीज करता रहता है फंक्शन सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे फंक्शनल्स को रिलीज करते रहता है, जिस वजह से ये हमारी डिलीवरी अर्ली परफॉर्म करवा पाता है। इंप्रूव्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इसमें टेस्टिंग और इंटीग्रेशन आप लोग देख सकते थे डायग्राम में रेगुलरली होती रहती है, ठीक है। टीम मोराल, एम्पावर्ड एंड मोटिवेटेड टीम्स, अब ये तो खैर सब में डिफर करता है, ठीक है। एजाइल में होती है क्योंकि इसमें इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड टीम्स होती हैं, बाकी में भी होती हैं, वहाँ पे एक्सटर्नली ऑर्गेनाइज्ड टीम में ये चीज़ें थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है, बट यहाँ पे ज़्यादा होता है क्योंकि सब फोकस्ड होते हैं। हर एक टीम मेट अपने अकॉर्डिंग जो उसको सही लगता है उसी अकॉर्डिंग वो काम उस पर करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो स्कोप क्रीप, पोटेंशियल फॉर अनकंट्रोल्ड चेंजेस, अब ऐसे चेंजेस को यहाँ पे कह सकते हैं आपकी इन्वॉल्व किया जा सकता है जिनको कंट्रोल ना कर सकें, ठीक है, जो अनकंट्रोल्ड चेंजेस हो, तो वहां पे स्कोप क्रीप आ जाता है। नेक्स्ट आता है रिसोर्स इंटेंसिव, रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट, मतलब कि एक पर्टिकुलर इसको टाइम और एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें रिसोर्स इंटेंसिव बहुत ज़्यादा होता है एजाइल। लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन, अब देखो एजाइल की एज सच कोई स्पेसिफिक डिसएडवांटेज आपको नहीं मिलेंगी, क्यों? क्योंकि एजाइल एक बहुत ही फेवरेबल मेथोडोलॉजी है जिसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स में, इस वजह से इसकी डिसएडवांटेज तो बहुत कम है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज आप कह सकते हो ढूंढ ढांड के लिखी है मैंने ज़बरदस्ती, ठीक है, क्योंकि डिसएडवांटेज शो करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मॉडल है तो उसकी डिसएडवांटेज होनी ही चाहिए, ठीक है। लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन, अब देखो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन लिमिटेड होता है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर पर फोकस करता है ज़्यादा, डॉक्यूमेंटेशन पर कम फोकस करता है। नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंट डिलीवरेबल्स, इनिशियल रिलीजेस में भी इनकम्प्लीट, अब यहाँ पे डिलीवरेबल्स हमारे इनकंसिस्टेंट होते हैं, कभी कभी क्या होता है जो इनिशियल हमारे क्योंकि ये जल्दी जल्दी मॉडल्स को रिलीज करता है तो उस केस में जो हमारे रिलीजेस हैं वो कभी कभी इनकम्प्लीट भी होते हैं, ठीक है। टीम डिपेंडेंसी, सक्सेस रिलाइज हैविली ऑन टीम परफॉर्मेंस, अब ये चाहे जिस मॉडल की आप बात कर लो, अगर टीम अच्छी है तो प्रॉपर सक्सेस मिलेगी, प्रोजेक्ट अच्छे से बन जाएगा, अगर टीम अच्छी नहीं है तो प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं बन सकता, ठीक है। सो ये बात हो गई यूनिट 2 की, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई है, सो मैं भी थक गया हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नोट्स सारे मैं डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा, अभी नहीं डालूंगा, नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा 11 इवनिंग, ठीक है, 11 को इवनिंग में एग्जाम देने के बाद मैं 11 को अपलोड कर दूंगा, तो उस दिन आप डिस्कॉर्ड पे जाके सारे नोट्स एक्सेस कर लेना। तब तक मैं ट्राई करूंगा कि सारी वीडियोस में कवर करा दूं 5 यूनिट, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।